यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। क्योंकि कार्तिक एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था तो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास से 10 मिलियन जा रहे हैं या करोड़। और रही बात युवराज की, तो उसने तुरंत के तुरंत ये डील फाइनल कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ 10 करोड़ तुम्हें एक छोटी रकम न लगी हो, क्योंकि एस एन एक्टर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं से भी कोई कमी महसूस हो। कार्तिक ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ युवराज से पूछा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने अमाउंट फाइनल किया है वह बहुत सही है। युवराज ने हल्की सी स्माइल के साथ कार्तिक को कहा। इससे पहले वहां पे मौजूद कोई भी व्यक्ति कुछ बोल पाए, डील से चलते या फिर अमाउंट से, तब तक युवराज के असिस्टेंट लकी ने कहा, तो फिर ठीक है, ये डील हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और ये कहकर लकी ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि यह काम कहीं ना कहीं उसको देखना था कि फाइल में सारी चीज़ें सही तरह से हो और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन कार्तिक का कहना था, तुम लोग आपस में देख लो, जो भी जैसा तुम्हें सही लगे। इन सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ना चाहता और मेरे हिस्से का काम नवीन जी देख लेंगे। इतना कहकर जब कार्तिक वहां से उठकर जाने लगा तो वहां पर मौजूद सभी लोग कार्तिक के बर्ताव को सराहने लगे कि किस तरह कार्तिक अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ इतना नर्म व्यवहार रखता है। दरअसल मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रकम छोटी हो या बड़ी। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि काम अच्छा हो रहा है, और जब तक इस कंपनी का काम आप लोगों की वजह से अच्छा होता जाएगा तब तक मैं आप लोगों को, इस कंपनी को संभाल कर रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरीके से जैसे आज तक काम करते आए हैं वैसे ही आगे काम करेंगे, और यह फिल्म जिसमें हम काम करने जा रहे हैं ये भी एक बहुत अच्छे पैमाने पर निकलेंगी। कार्तिक ने एक डिसेंट स्माइल देते हुए उन लोगों की बात पर कहा। जिस पर युवराज ने कहा, सर आप चिंता मत करिए, मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा और इस मूवी को मैं बहुत ही ईमान के साथ करूंगा। कार्तिक के वहां से जाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जब कार्तिक ड्रीम गर्ल की परफॉर्मेंस देखने के लिए गया तो उसने देखा वहां प्रैक्टिस चल रही है। अरे कार्तिक, तुम यहाँ पर, ऐसा कहकर शाशा उसकी तरफ बढ़ने लगी, जिस पर उसने दूर से हाथ हिलाते हुए कहा, प्रैक्टिस रोकना मत, मैं बस शांति से यहाँ पर एक चक्कर लगाने आया हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। चिंता मत करिए सर, यहाँ पर सभी मौजूद लड़कियाँ इस गाने से वाकिफ है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये गाना सिर्फ काफ़ी है क्या, या फिर हमें इसके लिए एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज नहीं करनी चाहिए। मिस्टर हरीश ने आंखें चढ़ा करके कार्तिक से पूछा, जिस पे कार्तिक ने कहा कि म्यूज़िक वीडियो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें म्यूज़िक वीडियो करनी चाहिए? क्या म्यूज़िक वीडियो मार्केट में चल पाएगी? जिस पर मिस्टर हरीश ने कहा, क्यों नहीं, आजकल के यंग लोग म्यूजिक वीडियो को देखना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ एल्बम को रिलीज करना एकमात्र काम नहीं होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें यह एल्बम म्यूजिक वीडियो के साथ ही रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि, और इसकी जिम्मेदारी क्यों ना हम मनन को दे दे। मनन? ये मनन कौन है? कार्तिक ने पूछा। क्यों नहीं सर, दरअसल मनन एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है हमारे यहाँ का, जो कि ना सिर्फ एडिटिंग जानता है, यहाँ तक कि ये यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी जाना जाता है। क्या मैं उसे बुला दूं? जिस पर कार्तिक ने कहा, क्यों नहीं, एक बार उससे भी मिलना हो जाएगा, हम जान लेंगे कि यह मनन कितना टैलेंटेड है। कि तभी मनन वहां पहुंचा और बोला, हरीश सर आपने मुझे बुलाया? जिस पर हरीश ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हें कार्तिक से मिलवाना था, ये एक म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते हैं। ओह हेलो मिस्टर कार्तिक, कैसे हैं आप? म्यूजिक वीडियो? हाँ, म्यूजिक वीडियो शूट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दरअसल बात यह है कि। दरअसल बात क्या है? हरीश ने मनन की बात को काटते हुए पूछा। बात यह है सर कि मैं एक फोटोग्राफर हूं और म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए एक डायरेक्टर की भी ज़रूरत होती है। मनन ने कहा, डायरेक्टर? डायरेक्टर तो हमारे पास है नवीन जी,
कार्तिक ने कहा। कार्तिक ने जब नवीन को बुलाया और उनसे पूछा, आप म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हैं, क्या ये काम आपके लिए आसान होगा? कार्तिक ने मिस्टर नवीन से पूछा क्योंकि कार्तिक ये नहीं जानता था कि नवीन का हाथ म्यूजिक वीडियोस में भी है, जिसमें नवीन ने कहा, कार्तिक आपको क्या लगता है कि मुझे ये काम आता है या नहीं? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक वीडियो एक बहुत अलग चीज़ है और आप एक डायरेक्टर है तो वो शायद। ये बात सुनकर डायरेक्टर नवीन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कार्तिक मैं एक डायरेक्टर हूँ और एक म्यूजिक वीडियो के लिए मुझे एक अवार्ड भी मिल चुका है तो ये काम मेरे लिए आसान होगा। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि हमें कितनी म्यूजिक वीडियोस बनानी है? और यहाँ पर डोप कौन है, क्योंकि एक अच्छे डोप का होना भी बहुत ज़रूरी है, शायद तुम जानते हो। कार्तिक ने भी मुस्कराकर कहा, ये 6 गाने हैं और 6 के लिए ही हमें म्यूजिक वीडियो बनानी होंगी और हमारे पास जो डोप हैं वो मिस्टर हरीश के ही कांटेक्ट में है, आप इनसे मिल लिए, ये है मनन, इस काम के लिए हमने इन्हें चुना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये कम हो जाएगा, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, 6 म्यूजिक वीडियो सुन के थोड़ा सा नवीन घबरा जरूर गए, लेकिन कार्तिक उनकी कंपनी का इन्वेस्टर था तो वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ उनका कोई भी रिश्ता बिगड़े, तो उन्होंने इस बात के लिए हाँ कर दिया। और रही पैसों की बात तो उन्हें पता था कार्तिक उस चीज़ में कभी कमी नहीं करेगी। तो ठीक है, फिर नवीन जी, मैं आपको पूरी अथॉरिटी देता हूं कि आपको जो भी लोग या काम या पैसे जिसकी भी ज़रूरत पड़े, आप बेहिचक मुझसे या कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी मांग सकते हैं और कहीं पे भी आपको कोई कमी लगे तो आप बता सकते हैं, कार्तिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ नवीन को कहा। शुक्रिया कार्तिक, पर इस समय टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नवीन ने कहा। तो मिस्टर हरीश ने कहा, वैसे नवीन जी आपको एक म्यूज़िक वीडियो के लिए कितना टाइम लग जाएगा? अगर हमें ये 6 वीडियो 1 महीने में कंप्लीट करनी हो तो क्या ये हो पाएगा? जिस पर नवीन का कहना था, 1 महीने के अंदर 6 म्यूजिक वीडियो कंप्लीट करना एक मुश्किल टास्क हो सकता है, क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो में हमें सही एंगल, फोटोग्राफी और न जाने कितनी चीज़ों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और इसमें टाइम लगता है। पर अगर हम कोशिश करें और एम्प्लॉय कोऑपरेट करें और ओवर टाइम भी दे, तो शायद हम इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अभी बात चल ही रही थी कि कार्तिक ने अचानक से पूछा, मिस्टर हरीश आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर सब खत्म हो जाए? क्या इसके पीछे कोई वजह है? जिस पर हरीश का कहना था, 1 महीना मतलब 1 महीने में एक कंपटीशन है और अगर ये सब चीज़ें 1 महीने के अंदर हो जाए तो हम उसमें जीत सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी बन जाएगी। और मैं चाहता हूं कि श्रद्धा के साथ साथ जो बाकी 3 लड़कियां हैं इस म्यूजिक वीडियो पर काम कर रही है वो एक अच्छे पैमाने पर भी पहुंच जाए, वो ए लिस्ट स्टार के अंदर उनका नाम तो आए और जो उनका बेस है वो भी अच्छा हो जाए। हरीश की बात तो कहीं न कहीं सब लोग समझ गए थे, पर अब सबकी नज़रें अनुराग को देख रही थी कि क्या वो 1 महीने के अंदर ये 6 म्यूजिक वीडियो कर भी पाएंगे या नहीं। इस पर अनुराग का कहना था उनको वापस तसल्ली देते हुए, कार्तिक जी आप चिंता ना करें, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन 1 महीने के अंदर 6 म्यूजिक वीडियो आप तक पहुंचाना ये अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। और ये बात सुनकर कार्तिक को कहीं न कहीं भरोसा हो गया था कि नवीन जैसा व्यक्ति है, उसने अपनी कंपनी के लिए गलत नहीं चुना है। ठीक है, फिर लग जाऊं काम पर और वो अवार्ड हम तक पहुंचा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग वहां से चले गए और ऑफिस में कार्तिक और उसके असिस्टेंट बच गए। असिस्टेंट ने अचानक कहा, बहुत दिन हो गए कंपनी में भी कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर चल नहीं रहे हैं, तो क्यों ना मैं कल स्कूल का एक चक्कर मार हूँ। वैसे भी इतने दिन हो गया और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई हूँ और हो सकता है कि अगले हफ्ते मुझे 2 बार जाना पड़ जाए। जिस पे कार्तिक ने कहा, क्या स्कूल खुले हुए हैं? मतलब मैं इतने टाइम से गया नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है, शायद समर वेकेशन चल रहा था ना? जिस पर उसने कहा, समर वेकेशन तो चल रही है लेकिन क्या? कार्तिक ने आंखों से सवाल करते हुए पूछा। जिस पर असिस्टेंट का कहना था, दरअसल स्कूल में सारे फ्रेशर्स आ रहे हैं और स्टूडेंट यूनियन उनके साथ बिजी हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं,
तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। बस यही एक वजह है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और एक बार देख लेना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ हो क्या क्या रहा है। इस बात पर कार्तिक ने कहा, तुम्हें वहाँ एक बार ही जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं, क्योंकि तुम वहाँ की प्रेसिडेंट हो और तुम्हारा जानना ये बहुत ज़रूरी है। जिस पे असिस्टेंट ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए और इस प्रेसिडेंट की ओनरशिप से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंपनी के भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे ही संभालने हैं। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि कार्तिक इस बात के लिए एग्री हो जाएगा, क्योंकि उसका होना कंपनी ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज से। पर कार्तिक ने इस बात पर पलटकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ने की, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी देश की सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और प्रेसिडेंट बनना यहाँ पर कोई आम बात नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कंपनी की वजह से तुम अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए और तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर असिस्टेंट बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ कार्तिक बोल सकता है। तभी कार्तिक ने कहा, तो इस बात पे क्यों ना हम एक कार खरीद लें जिससे तुम ज़्यादा भाग दौड़ न करो और तुम्हारा टाइम भी मैनेज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिस से स्कूल थोड़ा सा दूर तो है ही। ये सुन असिस्टेंट चौंक गई और बोली, एक कार? कार्तिक, क्या ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मैं ये खुद आना जाना कर सकती हूँ, मैं आना जाना कर लूँगी और तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं एक बच्ची तो नहीं हूँ। लेकिन इस पर कार्तिक ने कहा, टेंशन मत लो, यह मेरा काम है और मैं कर लूँगा। मुझे पता है तुम्हें कार देनी भी है या नहीं, और वैसे भी ये कार कंपनी की तरफ से है, तो तुम इसके लिए मना नहीं कर सकती। खैर ये सब जाने दो, तुम इन सब पर ज़्यादा ध्यान मत दो। पर असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन मुझे कार चलानी नहीं आती है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तुम रहने दो ना कार्तिक, क्यों जिद कर रहे हो, मैं कर सकती हूँ ये सब, ये बात वाली बात नहीं है। कार्तिक ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, ड्राइवर का अरेंज हो जाएगा। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक से कार्तिक का भाई बाहर से आया और उसने इनकी सारी बातें सुन ली। कार्तिक और असिस्टेंट अभी बात ही कर रहे होते हैं कि अपने भाई को अचानक वहां देख कार्तिक एकदम झटके में चला जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ कैसे? तभी उसका भाई पलट के जवाब देता है, तुम कार के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम फिर से कोई एक नई कार लेने जा रहे हो? क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ? क्या उसको लेने की वजह क्या है? और बहुत से सवाल अचानक से कार्तिक के भाई ने पूछना चालू कर दिया है कि तभी कार्तिक ने कहा, हम एक कार चाहिए जो कि बिजनेस पर्पस के लिए मुझे असिस्टेंट को देनी है, क्योंकि वो कॉलेज दोबारा जाना शुरू करेगी और मैं नहीं चाहता कि कंपनी और कॉलेज के चक्कर में उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा भाग दौड़ से भर जाए। क्योंकि कार्तिक के दूसरे भाई को बाहर जाना इतना पसंद नहीं था, तो वो कंपनी में ही रह गया और कार्तिक का छोटा भाई उसके साथ वहां चले गए कार लेने, और रास्ते में ही उसके भाई ने बहुत से ऐसे सवाल पूछे, उसे कौन सी कार चाहिए, मॉडल क्या होना चाहिए, एक यार प्राइस होना चाहिए, जिसमें कार्तिक का कहना था, हम वहां चल कर के फिर इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। कार्तिक के भाई ने तभी पूछा, भाई क्यों ना ऐसा हो कि मैं आपको कोई गाड़ी सजेस्ट कर दूं? अगर आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको क्या गाड़ी लेनी चाहिए, कैसा रहेगा कि हम दाम ज़्यादा और कंफर्टेबल ज़्यादा देखने पर रोल्स रॉयस ले ही गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और हमारे शहर में सबसे ज़्यादा इसके मॉडल्स पाए जाते हैं और यह बहुत जानी मानी गाड़ी है। कि तभी कार्तिक ने कहा, नहीं, ये इतनी अच्छी भी नहीं है। जिस पे उसके भाई का कहना था कि, भाई कहना क्या चाहते हो आप, रोल्स रॉयस हमारी शहर के सबसे मशहूर गाड़ियों में से एक है। हाँ, मैं जानता हूँ यह मशहूर गाड़ी है, पर मुझे कुछ और चाहिए, मुझे यह नहीं समझ आ रहा है। कार्तिक ने गर्दन हिला देते हुए अपने भाई को मना कर दिया। श्रीकांत जी जो कि कार्तिक की गाड़ी के ड्राइवर थे, वो कार्तिक को शहर के सबसे मशहूर और महंगे स्टोर में ले गए। उस स्टोर पर पहुंचते ही जब उनकी रिसेप्शनिस्ट ने कांच के शीशों से देखा कि बाहर एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि नहीं कि शहर की बहुत मशहूर गाड़ियों में से है, यहाँ तक कि इसका दाम 40 मिलियन से भी ज़्यादा है,
तो वो एकदम चौंक गई और उसने सीधे वॉकी टॉकी उठाया और स्टोर के मैनेजमेंट को कांटेक्ट करते हुए कहा, एक बहुत बड़ी हस्ती अपने स्टोर तक आई है, उनके वेलकम के लिए इंतजाम करे। और जैसे ही वो गेट तक पहुंची कि उसने देखा कि दरवाज़ा खुलते ही कोई एक बहुत सुंदर सी लड़की उस गाड़ी से उतर रही है और आसपास में देख रही है कि तभी रिसेप्शनिस्ट के कदम वहीं पर थम गए और उसे थोड़ी सी जलन होने लग गई कि इतनी सुंदर लड़की आखिर कौन है। मैगी जब गाड़ी से उतरी है तो उसने चुपचाप अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और कार्तिक को नीचे उतरने का मौका दिया। इस तरह की इज्जत देते हुए देख रिसेप्शनिस्ट का दिल बहुत ज़्यादा सहम गया है कि किस तरह से इतनी सुंदर लड़की, जो कि मैं सोच रही थी बहुत बड़ी मालकिन होगी, वो इतनी इज्जत के साथ किसी से पेश आ रही है। इतना ज़्यादा ग्रैंड वेलकम देख करके कहीं न कहीं कार्तिक के मन में ये सवाल आया, पिछली बार जब मैं ये गाड़ी लेने आया था तो उन्होंने मेरे कपड़े देख करके मुझसे सवाल किए थे और आज ये लोग मेरे को ऐसे स्वागत में लगे हुए हैं कि तभी वो अंदर आते हैं और वहाँ के मालिक से मिलते हैं। मालिक बड़े ही प्यार से उनका स्वागत करता है और देखता है कि किस तरीके से कार्तिक जो है वो एक पैम्पर बॉस हैं, जिनके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। उन्होंने बड़े ध्यान से उनके पीछे आते 3 लोगों को देखा जो कि उनके ड्राइवर थे, उनका भाई और बहुत ही सुंदर लड़की मैगी भी थी। वहाँ मौजूद हर किसी के दिमाग में बस इतना चल रहा था कि मैगी कितनी सुंदर है, कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है। ज़्यादा समय ना बेकार करते हुए कार्तिक सीधे काम तक पहुंचा और उसने जाकर के सामने लगे होर्डिंग को देखा और इसमें सबसे महंगी गाड़ी फैंटम थी और उसने कहा, मुझे यह वाली गाड़ी चाहिए। हालांकि कार्तिक को उसके प्राइस के बारे में कुछ खबर नहीं थी, पर मालिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक ये थी, क्योंकि इसका प्राइस मिलियन था। कार्तिक वो गाड़ी सेलेक्ट करी है और उस रूम में गया और वहाँ जाकर सीधे बोला, हाँ मुझे एक गाड़ी चाहिए, आप पेपर वगैरह देख लीजिए। इतना बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और आगे का प्रोसीजर मैगी को कंटिन्यू करने के लिए बोला, जिसमें मालिक ने कहा कि ये मिलियन है। तो कार्तिक ने कहा कि हाँ ठीक है, आप कार्ड स्वाइप कर लीजिए, उसमें से काम हो जाएगा, मैगी आगे की प्रोसीडिंग्स देख लेगी। और कार्तिक इतना कहकर दूसरी गाड़ी देखने चला गया कि तभी एक असिस्टेंट ने पूछा, सर आपको और कौन सी गाड़ी चाहिए? तो उसने बोला कि ये मॉडल ज़्यादा सही लग रहा है, रोल्स रॉयस का ये सबसे कीमती मॉडल है अभी तक का। उसका कहना था कि कार्तिक ने कहा है, हाँ ये वाली भी कर दीजिए। इतना कहकर कार्तिक वहाँ के प्रोसीडिंग करके और वहाँ से निकल गया। सब लोग बस कार्तिक का ये बर्ताव देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। इसमें मालिक का कहना था, क्यों ना कार्तिक के साथ हाथ मिलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा मालिक, इतना रिच इंसान, उसमें हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उस कंपनी के मालिक के रेपुटेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है। एक साथ 2 इतनी महंगी गाड़ियां बेचने के बाद वहां का मालिक बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे साल में भी 20 से 30 गाड़ियां बेचने के बाद भी इतना पैसा वो नहीं कमा सकता था जितना उसने आज के दिन में ये 2 महंगी गाड़ियां बेचने के बाद कमाया। कार्तिक का कहना था, वो आज ही ये दोनों गाड़ियां ले जाना चाहता है और इसके पेपर्स वगैरह जो भी कुछ है वो बाकी लोग देख लेंगे, क्योंकि उसको ये गाड़ियां बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और वो उसे आज ही चाहिए होंगी। इसलिए कार्तिक वह दोनों गाड़ियां ले गया और उनकी कैश पेमेंट उसने पूरे की पूरी कर दी थी। वहाँ के एम्प्लॉई आपस में बात करने लगे, कार्तिक कितना ही सरल और अच्छा व्यक्ति है, आज तक यहाँ पर जितने भी अमीर लोग आए हैं या तो उन्होंने सिर्फ झगड़ा करा है या फिर बदतमीजी से बात, किसी को तरीके से बात ही नहीं करनी नहीं आई। जितनी भी बड़े लोग होते हैं उन सब के सब ऐसे क्यों होते हैं, लेकिन कार्तिक उन सब में से सबसे अलग था। इससे एम्प्लॉइज से बात करने का तरीका भी था, पर इसको ये भी पता था कि अपने से छोटे लोगों को किस तरीके से बर्ताव करते हैं। ये देखकर वहाँ के एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। कार्तिक बिना कुछ कहते हुए हॉल के सोफे पर जाकर के बैठ गया। शोरूम का मालिक वहां पहुंचा और उसने सोचा कि क्यों ना कार्तिक को वीआईपी रूप में ले जाया जाए, तो उसने कार्तिक से कहा, सर आप यहां इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं, आ जाए, आपको मैं वीआईपी रूम में चलता है और आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं, खामखा आप यहां बैठकर परेशान हो जाएंगे।
कहीं न कहीं मालिक चाहता था कि वो उसे वीआईपी रूम में बुलाए और उसे इंट्रोड्यूस करें ताकि उसके रिलेशंस कंपनी के साथ और अच्छे हो सके, पर कार्तिक ने उस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया कि उसको वहाँ नहीं जाना, वो यहीं पर ठीक है। और उसने देखा कि किस तरीके से कार्तिक का भाई उसके पीछे खड़ा है और अचानक उसने सुना कि कैसे वो अपने भाई को कह रहा है, भाई मैं अभी आता हूँ, रोल्स रॉयस का टेस्ट ड्राइव करके मुझे देखनी है कि वो गाड़ी आखिर चलती कैसी है और उसके बाकी के फंक्शंस क्या है। फिर वो वहाँ जाकर रोल्स रॉयस का टेस्ट ड्राइव लेने चला गया। वहाँ की बैक सीट और सब चीज़ स्ट्राइक कर रहा था। हालांकि कंपनी के एम्प्लॉइज़ के लिए नया नहीं था, पर कहीं ना कहीं ये है कि यह चीज़ गलत थी, क्योंकि कंपनी का ही एक नोम था कि कोई भी इंसान ऐसी गाड़ियों को जाकर छू नहीं सकता। पर क्योंकि ये कार्तिक का भाई था और कार्तिक इतने बड़े इंसान थे तो कोई भी उसके भाई को कुछ नहीं कह पाया और कार के मालिक ने उन्हें करने दिया जो भी करना है। जहां सब लोग अपने अपने काम में और मैगी कार की प्रोसीडिंग्स करने में बिजी थे, तभी कार्तिक का भाई और अचानक आता है और हंसते हुए कहता है कि भाई देखना, ये छाता 2 लाख का है। आखिर क्या है इस छाते में जो ये इतना कीमती है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा खास भी है, जैसे साधारण छाते होते हैं वैसा नहीं तो दिख रहा है। कार्तिक के भाई ने आंखें चढ़ाते हुए कहा कि इससे पहले कंपनी का मालिक कुछ बोल पाता, उसने अचानक से टूटने की आवाज़ सुनी, जो आवाज़ उसका छाता टूटने की थी। वहां पर खड़ा हर एक व्यक्ति बस अब कार्तिक के भाई को घूर रहा था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था 2 लाख का छाता है, एक भारी नुकसान है उस कंपनी के लिए, लेकिन क्योंकि वो कार्तिक का भाई था तो इस वजह से कार्तिक को कोई भी कुछ नहीं बोल पाया और ना ही उसके भाई को। पर दुकान के मालिक ने सिर्फ अपनी आंखें घुमाई और बोला, कोई बात नहीं, ये एक सैंपल पीस था, दोबारा और आ जाएंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। कि तभी कार्तिक ने उनकी आंखों में देखा तो वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि इस कंपनी के मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात पर कार्तिक ने पलट कर कहा, चिंता मत करिए, मैं इसका पूरा नुकसान भर दूंगा, जैसा भी है आप इसकी पेमेंट वगैरह मैगी के द्वारा करवा लीजिए। इतना बोल के वो वहां से जाने लगा तो उसने देखा कि कार्तिक के भाई शायद नीचे सर झुकाकर शर्मिंदगी से वहां से निकल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का हर एक एम्प्लॉय उसके बारे में मजाक बना रहा था कि इससे कोई अकल नहीं है, इससे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। अपने भाई को इस तरह देख कार्तिक को समझ नहीं आया कि क्या करे, कि तभी उसने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक छाता था जो कि गलती से टूट गया, तुमने जान के कुछ नहीं करा, तो इतना मत सोचो, और वैसे भी उसकी पेमेंट अब हो चुकी है, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ छाता था, लेकिन मेरी वजह से आपको उस बीच में शर्मिंदा होना पड़ा, जो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कार्तिक के भाई ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? इतना तो चलता रहता है, आखिर तुम मेरे भाई हो और इसमें तुमने कुछ गलत नहीं करा, वो एक गलती थी, बस तुम ज़्यादा सोच रहे हो। कार्तिक ने जब देखा है कि उसके भाई को किसी बात का असर नहीं पड़ रहा है और वो अभी भी गिल्ट में है, तो उस बात पर कार्तिक ने कहा, क्यों ना हम इस कार का एक और मॉडल ले ले, क्योंकि वह मार्केट में अभी नहीं आया है और कहीं ना कहीं तुम्हें और छोटे कोई इस कार की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, जब हम बिजनेस मीटिंग्स के लिए साथ में जाया करेंगे। इस बात पर उनके भाई ने बड़ी ही खुशी के साथ उछलते हुए कहा कि सच में हमारे लिए एक कार? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? कार्तिक ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो कार हम ले सकते हैं या नहीं? ये तुम्हें कुछ और पसंद है तो वो बता दो, हम वो ले लेंगे। उसके भाई ने कहा, अगर आप चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम कार जरूर लेंगे। जिस पर कार्तिक ने अपना ड्राइवर श्रीकांत से कहा, तुम वापस गाड़ी मोड़ो और हम उस जगह पे जाएंगे और एक नई कार लेकर के आएंगे। अपने भाई को इस तरह परेशान देख कार्तिक को समझ नहीं आया, तो उसने एक और कार लेने का फैसला किया, ना कि सिर्फ उसके भाई के लिए और तो और कंपनी में काम करने के लिए, ताकि श्रद्धा और उसकी टीम को कोई भी तकलीफ ना हो उस मूवी के दौरान काम करते हुए, और उसकी कंपनी की रेपुटेशन और अच्छे से बढ़ जाए। ये बात सुनकर कार्तिक का भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है कि अब फाइनली उसके लिए भी एक कार आएगी। गाड़ियों के स्टोर में पहुंचने के बाद जिस तरह से लोग कार्तिक को घूर घूर कर देख रहे थे,
वह न कि कार्तिक को अनकंफर्टेबल बना रहा था, यहाँ तक कि उसके साथ साथ मैगी को भी, क्योंकि जिस तरह कार्तिक और मैं एक बहुत बड़ी महंगी सी कार के नीचे उतरे लोगों को ऐसे हैरानी हो रही थी जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो, क्योंकि इस शहर में इतनी महंगी गाड़ी पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसी शांति सी जगह होगी जहाँ बैठकर मैं गाड़ियों सेलेक्ट कर सकूं और उन्हें पसंद कर सकूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मुझे देख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये मुझे मेरा काम करने देंगे। कार्तिक ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी सारी भीड़ उसे ऐसे देख रही थी। जी सर, बिल्कुल, आप इधर हमारे वीआईपी रूम की तरफ आए, मैं यहाँ पर आपके लिए बुकलेट का इंतजाम करता हूँ। सेल्समैन ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा। अपनी टीम और मैगी के साथ जब कार्तिक उस कमरे में गया तो वहां जाते ही जो बुकलेट उसने देखी उसमें से कुछ कागज पलटने के बाद कार्तिक को एक गाड़ी समझ आई और उसने पूछा, इसका दाम क्या है? तब सेल्समैन ने कहा, शहर ये लेटेस्ट मॉडल है और उसका प्राइस 3 मिलियन तक का है। तो कार्तिक ने बिना सोचे समझे बस बोल दिया, हाँ ठीक है, ये 4 कर दीजिए। जिन्स को सुनकर के सेल्समैन की खुशी तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। वो मान ऐसा हो गया था कि उसकी कंपनी की सारी गाड़ियां वो आज ही बिक गई हो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पर्सन ने एक बारी में 3 मिलियन की 4 गाड़ियां ले ली हो। ये उसके लिए एक अविश्वसनीय बात थी। क्या बात कर रहे हैं सर, आपने सच में 4 गाड़ियां ही लेनी है? नहीं, मतलब हो सकता है कि आपने, मतलब मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। उसकी जीभ भी लड़खड़ा रही थी ये बोलते हुए कि 3 मिलियन की 6 गाड़ियां एक साथ, वो भी इतनी जल्दी बिक गई और वह भी कैश में। कार्तिक ने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 4 गाड़ियां आप यहाँ पर भेजवा दीजिएगा और बाकी के पेपर ये लोग देख लेंगे। इतना बोल के कार्तिक कमरे के बाहर जाने ही लगा था कि कार्तिक ने एक मर्तबा फिर से वह खिताब उठाया और उसे पलटकर देखने लगा कि तभी उसको एक और कार बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो कि एक बिजनेस कार थी। उसने तुरंत सेल्समैन से पूछा, ये कार कैसी है? तो सेल्समैन ने कहा, हाँ कार ये भी लेटेस्ट है और 2 मिलियन की है। जिस पर कार्तिक ने बिना कुछ सोचे पलट के कहा, हाँ ठीक है, उन 4 के साथ इन 2 की भी एक साथ बुकिंग कर दीजिए और पेमेंट जो भी है कैश में होगी, लेकिन ध्यान रखना कि ये गाड़ी काली होनी चाहिए, मुझे ब्लैक रंग बहुत पसंद है। सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? 6 गाड़ियां आपने इतनी अचानक बोल दी तो मुझे लग रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक मजाक नहीं है। 4 गाड़ियों का झटका सेल्समैन अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कार्तिक ने 2 और गाड़ियों का ऑर्डर उसे दे दिया, वो भी तुरंत के तुरंत उससे कंपनी तक पहुंचाने के लिए। इतना कहकर चुप कार्तिक वहां से निकला तो सभी लोग कार्तिक को ही देख रहे थे। सबके अपने अपने अंदाज थे, सबको कुछ ना कुछ लग रहा था। इन सबके बीच में जब सेल्समैन वहां पर आया तो जब उससे पूछा गया कि क्या कोई बात हो गई है जिसकी वजह से कार्तिक नाराज है या कुछ भी, सेल्समैन ने बताया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कार्तिक सर, तो 6 गाड़ियां एक साथ खरीद करके चले गए हैं और इतना बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए शायद पूरे साल में कभी नहीं हुआ जितना आज हो गया है। हाँ माना इस जगह पर बहुत से बड़े बड़े अमीर से लोग आते हैं बहुत सारी गाड़ियां खरीदने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। यहाँ तक यह मान लो कि हुआ ही नहीं है कि एक इंसान ने 6 गाड़ियां ले ली हो। अपनी कंपनी में इतनी सारी गाड़ियां एक साथ देख कंपनी के एम्प्लॉयर्स थोड़े से चौंक गए और उनका कहना था, हमारे मालिक इतने ज़्यादा अमीर हैं कि उन्होंने एक साथ 6 गाड़ियां ले ली और वो भी इतनी जल्दी। तो किसी का कहना था, जब वो एक यॉट ले सकते हैं तो ये गाड़ियां उसके सामने कुछ भी नहीं है। सब कोई अपनी अपनी अलग अलग बातें बना रहा था। इसके बीच में कार्तिक ने बोला, इन गाड़ियों को जाकर उस मेंशन में लगा दो जो उसने प्रॉपर्टी अभी अभी खरीदी है, वहाँ एक गैराज है और वहाँ जाकर के इसका बाकी का काम हो जाएगा। इतना बोलकर कार्तिक वहाँ से चला गया। कार्तिक का गाड़ी लेना कंपनी को इतना अफेक्ट कर रहा था कि कंपनी में बैठा हर एक एम्प्लॉई बस अपने बॉस की तारीफ कर रहा था, वो कितना अमीर है, कितनी जल्दी इतनी सारी गाड़ियां ले ली। इसका बजट 27 मिलियन और उसको भी क्रॉस कर गया और ना जाने कितनी सारी बातें उस कंपनी में काम छोड़ करके की जा रही थी।
क्या तुम लोग सभी शांत हो जाओगे? क्या तुम्हें 20 मिलियन हमारे बॉस के लिए एक बड़ी चीज़ लग रही है जब वो 10 मिलियन का एक इतना बड़ा मेंशन ले सकते हैं? और क्या तुम भूल गए वो यॉट पार्टी जो उन्होंने करी थी? तुम ये सब भूल गए क्या? हमारे बॉस के लिए ही ये अमाउंट कोई भी मायने नहीं रखता है। उनको सिर्फ उस चीज़ की खुशी देखनी है, तो तुम भी खुश रहो ना। कंपनी के एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं कार्तिक को एक भगवान की तरह पूछते थे, क्योंकि जिस तरह से कार्तिक का बर्ताव था अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए शायद ही किसी अमीर इंसान का होगा अपने से छोटे लोगों के लिए। क्या ये बात सच है कि हमारे लिए भी बेबी सीटर कार आई है और कार्तिक ने ये सभी कारक हमारे लिए खरीदी है? मुझे यकीन नहीं होता। श्रद्धा और उसकी टीम को जब उसका पता चला कि उनके लिए भी कार्स आई है तो वह खुशी से नाच उठी। इस तरह का बर्ताव तो केवल सुपरस्टार्स के साथ किया जाता है। और तो और मर्सिडीज बेंज एक इतनी महंगी गाड़ी है और हमें इस तरह देना एक बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। जहां श्रद्धा है ये सब कह रही थी, वहीं रिद्धिमा बहुत बुरी तरीके से भागी और जाकर कार्तिक के कैबिन में पहुंची और वहां जाकर उनसे कहा, कार्तिक क्या ये सब हमारे लिए था? पर ये सब की ज़रूरत क्या थी? मैं लिटरली बहुत हैरान हूँ। ये सब देखकर तुमने इतना ज़्यादा खर्चा कैसे कर दिया? तुम ठीक हो ना? मतलब हम लोग एक में भी मैनेज कर सकते थे। रिद्धिमा के पास बहुत से सवाल थे। कार्तिक ने कहा, हाँ, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है जो कि तुम्हारे आने वाले समय में काम आएगा, क्योंकि अब तुम लोग बिजी होने वाले हो। थैंक यू सो मच कार्तिक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मर्सिडीज बेंज मतलब तुम देख रहे हो कितना लेटेस्ट मॉडल है और तुमने हमें ये दिलवा दी, ये तोहफा मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हूँ। इतना कहकर रिद्धिमा कार्तिक के करीब गए और उसके गाल पर किस कर दिया। कार्तिक को थोड़ा सा अजीब लगा और अचानक बाहर से खांसने की आवाज आ गई। श्रद्धा और बाकी सबको देखने के बाद अचानक कार्तिक ने रिद्धिमा को पीछे किया तो रिद्धिमा पीछे नहीं हो और उसके हाथ अभी भी पकड़ रखा था और खुद को कार्तिक पर टेक लेकर खड़ी थी। ये देखने के बाद श्रद्धा और बाकी तीन अंदर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा और टीम जानती थी कि रिद्धिमा कार्तिक को कितना पसंद करती है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। पर कार्तिक को ये सही नहीं लगा, इसीलिए उसने रिद्धिमा को हल्का सा पीछे किया, जिसपे रिद्धिमा को कहीं न कहीं लगाया कि वो गलत कर रही है, पर अभी भी उसके पास ही खड़ी थी कि तभी कार्तिक ने अचानक पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे? मतलब तुम लोगों की तो प्रैक्टिस चल रही थी ना? गाना रिहर्स करने की जगह तुम यहाँ पर आके क्यों खड़े हो गए हो? और तब श्रद्धा ने बोला, कार्तिक सर, 3 गाड़ियों की क्या ज़रूरत थी? मतलब हम लोग एक में भी आ सकते थे। 3 गाड़ियां बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और ये बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा हम सब लोगों के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम लोग सभी एक ही बात मुझे क्यों दोहराए जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं 3 गाड़ियां भी अपने पास ही रख लेता हूं और जब ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, तब तक ये कंपनी में ही रहेंगी। और क्योंकि अब भी हम एक अननोन, हमें नहीं पता जिसका नाम क्या है, उस म्यूज़िक वीडियो पे काम कर रहे हैं और साथ में हमें मूवी के बारे में भी डिस्कस करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जाकर अपने अपने कामों में लगो और एक बार ही जाकर साशा को बोल देना कि तुम लोगों के लिए असिस्टेंट का भी अरेंज कर दे। ऐसा कहकर कार्तिक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। उन सबको भेजने के बाद कार्तिक को एहसास हुआ कि शायद अब कंपनी में वही एक अकेला है जो अभी खाली बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं असिस्टेंट को भी स्कूल की प्रेसिडेंट होने की वजह से बहुत सारा काम पहले से कंप्लीट करके वहां जाना पड़ रहा था। किराया भी बहुत सारी चीज़ों में और डिज़ाइनिंग में लगी हुई थी, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स और भी अपने अपने मूवी क्लिप्स को फाइनलाइज करने में और बहुत सारे कामों में बिजी थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कंपनी में कुछ काम ही नहीं है, और आज देखो सब लोग इतने बिज़ी है क्योंकि किसी के पास बात करने का तक का समय नहीं है। यहाँ तक कि उनके पैर भी जमीन को नहीं छुपा रहे हैं। ये इतने बिज़ी है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, पर इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद ही मेरे पास कोई काम क्यों नहीं है? कार्तिक अपने पास ना काम होते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उससे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे।
तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही एक कंपटीशन के बारे में उसने बात करी थी, पर क्योंकि डायरेक्टर ने उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी तो कार्तिक ने सोचा कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता करें, और इसका फ़ायदा उठाते हुए कार्तिक ने इंटरनेट पर उसके बारे में पूरी डिटेल निकाली। अपने आप को इस तरह खाली देख कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सोचा क्यों न जिस कंपटीशन के बारे में उसको कुछ दिन पहले पता चला है वो उस कंपटीशन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालें, क्योंकि डायरेक्टर ने उसका अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन बताई नहीं थी। जब कार्तिक ने ये करा उसको पता चला कि एक्चुअल में उस कंपटीशन का नाम है सिंगिंग कंपटीशन, जो कि नेशनल लेवल पर होने वाला था। इंटरनेट पर अभी इस कंपटीशन के रूल पढ़ ही रहा था कि कार्तिक को पता चलता है कि जो इस कंपटीशन का ओनर है, जो इसे स्पॉन्सर कर रहा है, वो शख्स है जिसको कार्तिक ने एक बार बचाया था। वो फैमिली है जो कार्तिक ही एहसानमंद है, पर कहीं ना कहीं इन सब में कार्तिक ये चाहता था कि साशा और उसकी टीम सब कंपटीशन को खुद से जीते अपने बलबूते पर, ना कि मेरे वजह से और मेरे किसी भी कनेक्शन की वजह से वो ये कंपटीशन न जीते। मैं नहीं चाहता कि बाद में ऐसा सुनने को मिले कि कार्तिक की मेहरबानी की वजह से उसकी ये टीम जीत पाई है या कार्तिक की कंपनी इतनी आगे तक आ पाई है। वह बिल्कुल नहीं चाहता था, और इस चक्कर में वो अपना नाम इसमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अभी कंपनी में ये सब चल रहा था कि वहाँ पता चलता है यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स आना शुरू हो गए थे। मिलिट्री ट्रेनिंग में रहने के बाद बच्चों को थोड़े टाइम के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता है कि वो भी जान पाए, तो क्योंकि फ्रेशर्स का ये पहला दिन था तो वो उनके लिए फ्री टाइम था जहाँ पर वो कुछ भी कर सकते थे, जैसा भी वो चाहे। सब लोग अपने में इतने बिज़ी थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आसपास में और भी लोग हैं, क्या हो रहा है। कि तब भी एक बहुत महंगी सी गाड़ी रोल्स रॉयस उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सब लोग जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज में आखिर रोल्स रॉयस कौन लाया है, और सब लोगों का बस यही कहना था कि इस गाड़ी में आखिर बैठा कौन है। सब लोगों का ध्यान सिर्फ उस गाड़ी की तरफ था और उसमें बैठने वाले उस इंसान की तरफ कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में है कौन जो इतना अमीर है। कि अचानक गाड़ी जाकर प्रेसिडेंट रूम के सामने रुकती है, जहां पर वो गाड़ी रुकते ही पता चलता है एक इमेंस ब्यूटी जिसे साक्षात देवी कहते हैं वो उतर करके उस गाड़ी में से बाहर आई। हालांकि पुराने बच्चे जो थे वो जानते थे कि ये साशा हैं, पर नए बच्चे वो तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर ये है कौन। पर कहीं ना कहीं पुराने और नए दोनों ही परेशान थे और ये बात कर रहे थे, आखिर इतनी महंगी गाड़ी साशा के पास आई कैसे। कहीं ये उसके दोस्त कार्तिक ने नहीं दी जो कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। क्या इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है, और लोगों के मन में ना जाने कितने कितने सवाल थे। जहां अभी फ्रेशर्स के मन में इतने सारे सवाल थे, वहीं पर उस भीड़ में खड़े एक बीच सीनियर ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है साशा टॉप 10 लड़कियों में से है कॉलेज की, और तुमने कार्तिक का नाम सुना है, वह भी यही का स्टूडेंट है। तुम लोगों को पता है मैं इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसको इतना शौक था कि अपनी बड़ाई मारने का उन सब के बीच में उसने ने ये भी नहीं देखा कि वो फ्रेशर्स के सामने क्या बोल रहा है। अब बच्चे इतने समझदार थे कि वो भी अब हाथ खड़ा खड़ा करके अपने डाउट्स पूछने लग गए। क्या ये बात सच है, क्या ये ऐसा है, और न जाने क्या क्या बात है। जहां अभी ये सब चीजें चल रही थी वहीं कुछ लोगों का दिल इस बात को जानने के लिए बेकरार था, आखिर हमारी साशा से बात कब होगी। तो कुछ का ये कहना था, जब कार्तिक कितने बड़े मालिक है तो क्यों ना हम कॉलेज से निकलने के बाद उनसे दोस्ती बढ़ाएं ताकि उनकी कंपनी में हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो ड्रीम गर्ल्स है उसमें भी कुछ बच्चे हैं जो कि हमारे ही कॉलेज के हैं। ना जाने कैसी कैसी बातें फ्रेशर्स बीच में करने लग गए थे। इसी बीच डीन के ऑफिस में डीन कार्तिक को कॉल लगाया और उनसे कॉलेज आने की रिक्वेस्ट करी, क्योंकि कार्तिक इस कॉलेज के ट्रस्टी थे। हाँ, ये बात सच थी, कार्तिक इस कॉलेज के ट्रस्टी थे, और ये बात उन्होंने सबसे छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस कॉलेज के बच्चों पर फिर कोई गलत असर पड़े, या फिर वो फिर से कुछ नई बातें बनाएं या फिर कुछ गलत सिनेरियो लेकर कार्तिक के पास आए, उनसे सिफारिश करें कि आप हमारे दोस्त हैं। तो इस वजह से वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान सबके सामने इस तरह आए कि वो एक कंपनी के साथ साथ इस कॉलेज को भी चलाता है।
वो चाहता था वो एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ही रहें और इसलिए उसने मना कर दिया है कि वो नहीं आ सकता। डीन का कहना था कि फ्रेशस आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी फ्रेशस से इंटरेक्ट करें। इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया था। आज रात की पार्टी हम चाहते हैं कि आप वहां पर मौजूद हो और कॉलेज के भी चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके, जिसमें कार्तिक का कहना था कि नहीं, मैं वहां मौजूद नहीं रह सकता क्योंकि मेरी ये आइडेंटिटी मुझे छुपानी है और मैं चाहता हूं कि मेरी ये आइडेंटिटी छुपी ही रहे तो अच्छा रहेगा। आप लोग एंजॉय करिए, आशा करता हूं ये पार्टी आप लोगों के लिए अच्छी रहे। इतना कहकर कार्तिक ने फ़ोन कट कर दिया। कार्तिक ने अभी फ़ोन कट ही किया था कि उसी वक्त उसके पास एक और कॉल आता है। वो कॉल था राधिका का। दरअसल राधिका यूनिवर्सिटी में डांस क्लब की प्रेसिडेंट थी। हेलो कार्तिक, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगे। अरे बिल्कुल राधिका, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और मैं ये पूछना चाहती थी तुम्हारे आ रहे हो ना आज कॉलेज? दरअसल हमारा डांस क्लब एक डांस परफॉर्मेंस करने जा रहा है वेलकम पार्टी के लिए, क्या तुम आओगे वहाँ पे? राधिका ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर था कि कार्तिक मना कर दे या कुछ ऐसी बात ना हो जाए। जिसके कार्तिक का कहना था कि हाँ बिल्कुल, अब तुमने बुलाया है तो मैं आऊँगा ही ज़रूर, पर मुझे कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, उसके बाद देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बाय। इतना कहकर राधिका ने फ़ोन कट कर दिया। शाम होते ही जब कार्तिक और मैगी कॉलेज तक पहुंचे तो कोई उन्हें पहचान न सका क्योंकि उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी कानों कान खबर हो कि वो कॉलेज में आया और उसके साथ साथ उनकी बॉडीगार्ड मैगी भी आई है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ऐसे कुछ बुरा नहीं लग रहा होगा कि तुम्हें मुंह छिपाकर कैसे आना पड़ रहा है। दरअसल मैं नहीं चाहता है कि फिर से कोई आए और मुझसे ऐसे बर्ताव करे कि हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसको कंपनी में कोई जगह दूं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ तुम समझोगी, कार्तिक नॉर्मली मैगी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मैगी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कुछ लोगों का कहना है तो ये भी था कि कुछ लड़के जो कि कार्तिक को बहुत ज़्यादा मानते थे, कार्तिक ने उनको भी कंपनी में जगह दी है। यहाँ तक कि जो डांस ट्रूप है उसकी भी जगह कार्तिक ने ही बनाई है, क्योंकि कार्तिक बहुत अच्छी सैलरी देता है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है ये था, ये जो लड़के हैं जिन्हें नौकरी मिल ही गई है, दरअसल कुछ काम करना नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो कार्तिक को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं इस वजह से उन्हें नौकरी मिली है। और न जाने कैसी अजीब अजीब सी बातें हो रही थी कि लोगों का मानना था कि उनसे तो अच्छे फिर हम ही है, हमें तो नौकरी पक्की मिल जाएगी। इस वजह से कार्तिक नहीं चाहता था कि उसकी पहचान किसी के सामने आए और वो आकर उनसे रिक्वेस्ट करे कि हमें भी नौकरी दो। जब जब कार्तिक कॉलेज पहुंचा है अपने साथ मैगी को लेके, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग वहां पर ऑफिस लेना हो या फिर उन्हें ऐसा ना हुआ हो कि वो जाए और मैगी से बात करें। हालांकि मैगी का मुंह कवर था, लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी का फिगर देखकर ही सब लोगों के दिमाग में बस ये था कि जाए और अभी मैगी को बात करे। सर, शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वैसे तुम देख रहे हो यहाँ पर भीड़ कितनी सारी है, लगता है इस बार कॉलेज में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, मैगी ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, मुझे भी यही लगता है कि इस बार कॉलेज में बच्चे पिछली बार से थोड़े ज़्यादा आए हैं। जी हाँ, वैसे आपको नहीं लगता कि हम थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि अब तो मिस साशा की स्पीच की बारी है, शायद पहला इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है, चलो आकर के यहाँ बैठते हैं। जैसे ही शाश स्टेज पर आती हैं अपनी स्पीच देने के लिए, यहाँ बच्चों के दिमाग में और ज़ुबान पे बहुत सारी बातें आने लगीं। क्या इमेंस ब्यूटी है, ये क्या देवी हैं, ये आखिर ये है कौन, लगता है मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, जब पहली बार देखा था मुझे तो तभी प्यार हो गया था। और ना जाने पता नहीं क्या क्या बच्चे एफ जो वहाँ पे बोल रहे थे। अपने पास होती इतनी हलचल देख साशा ने स्टेज से खड़े होकर बहुत जोर की चिल्लाया, क्वाइट एवरीवन, आई एम हियर टू गिव यू स्पीच, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो बात आराम से सुनेंगे। इतना कहकर वहाँ हॉल में बैठे हर बच्चा शांत हो गया और जैसे सन्नाटा छा गया।
क्या ये सच में यहाँ की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं? इसको देखने के बाद तो मेरा स्कूल में भी आने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। जहाँ कुछ बच्चे इतनी तारीफ कर रहे थे साशा की खूबसूरती का, वहीं कुछ का कहना ऐसा भी था जिनको सुनकर ही कार्तिक अचानक से हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही मार्शल आर्ट्स पढ़ ली है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। कि अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, वैसे बुरा न मानो तो हमारे सर आनंद और साशा जैसी लड़की खूबसूरत तो लगेंगे, साथ में क्यों नहीं दोस्तों। और हल्की सी हंसने की आवाज़ आती है जो कार्तिक सुन लेता है। हाँ, वैसे अच्छे तो लगेंगे, पर क्या हमारे सर के बारे में वो जानती है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमारे सर के बारे में वो नहीं जानेंगी। आनंद इतने बड़े आमिर खानदान का लड़का है जिसके साथ साथ 4 लोग उसको देखभाल करने के लिए चलते हैं। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि साशा इसको नहीं जानती होगी, और नहीं भी जानती तो क्या ही हो गया, हम पहचान करवा देंगे, क्यों नहीं? हंसते हंसते ही उसके हाथ में बैठे उसके एक दोस्त ने कहा। दरअसल आनंद एक अमीर घर का लड़का था। इतना अमीर घर का था कि पढ़ाई ना होते हुए भी उसके बाप ने यहाँ पर उसका एडमिशन करा दिया, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। खुद के पास कुछ न होते भी आनंद के पास बहुत ज़्यादा घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पापा इतने अमीर हैं, इतने रिच है, वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मेरे साथ तो इतने सारे लोग रहते हैं और ना जाने कैसे कैसे ख्याली पुलाव उसके दिमाग में पकाते रहते थे। शशांक को देखने के बाद आनंद का सबसे पहला कहना था, मुझे यही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं है मेरे साथ, पर जब ये ट्रेनिंग खत्म हो ही गई है और जब मैं आज़ाद हूँ तो मुझे क्यों ना ये लड़की मिल जाए आखिर में, और वैसे मन लगाने के लिए खिलौना सबसे अच्छा रहेगा। आनंद ने एक फ्लर्टिंग वे में बोला, जिसके सुनते ही उसके साथ बैठे उसके दोस्त हंसने लग गए। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अचानक से खड़ी हो गई कि तभी आनंद और उसके दोस्तों की बातें सुन मैगी के होश उड़ गए। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अचानक से खड़ी हो गई और तभी कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे बिठाया और उसे शांत होने के लिए कहा। उससे कहा, तुम शांत हो जाओ और ऐसा अभी कुछ मत करना, तुम्हें हाथ उठाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर मैगी ने नॉर्मली स्माइल करते हुए कहा, ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। आनंद की इस तरह की फ्लटी वाली बातें सुनने के बाद कोई भी आराम से अंदाजा लगा सकता था कि आनंद को सिर्फ लड़कियों से खेलना पसंद है। एक जाए कि दूसरी आएगी, आनंद का कहीं ना कहीं मानना था। लड़कियों सिर्फ एक खिलौना होती है और उनसे सिर्फ जब तक मन लगे तब तक खेलो और उसके बाद उसको हटा दो, और यही कुछ साशा के साथ वो करना चाहता था। आनंद का कहना था उसके दोस्तों से कि तुम्हें पता है, यह अभी तक वर्जन है, जिसमें उसके दोस्त बहुत तेजी से हंसे और उसका मजाक बनाने लग गए। ये बातें कहीं ना कहीं सब आगे बैठे हुए कार्तिक और मैगी दोनों सुन रहे थे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मिस साशा के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ उनके साथ हो, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? कार्तिक उस आवाज़ में शायद इतना खो गया, उसे होश नहीं रहा कि वो क्या बात कर रही है। कार्तिक के कान में जब इतनी हल्की सी आवाज़ में वो बात पहुंची तो उसने साइड में देखा है, जहां पर एक इमेंस ब्यूटी ऑफ कोर्स मैगी बैठी हुई थी। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था पर उसकी आंखें, उफ, उसकी आंखें देखने के बाद कार्तिक तो जैसे सब भूल ही गया। इतने समय से कार्तिक मैगी के साथ था पर ऐसा आज तक कार्तिक को कभी नहीं लगा। कार्तिक मानेगी में उस समय के लिए खो ही गया था। इस तरह अपने आप को देखते हुए मैगी को थोड़ा सा दिल में कुछ हुआ और उसके गाल बहुत ज़्यादा लाल हो गया और उसने अपनी पलकें झुका ली और अचानक उसने बहुत धीरे से कहा कि सर, अगर आप कुछ चाहते हैं तो मैं आपको सर्व कर सकती हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही फ्लटी वे में हो गया था कार्तिक के लिए, जिसको सुनकर कार्तिक थोड़ा सा ना हिल गया और उसने अपनी गर्दन उठाई और उसने कहा, तुम में गट्स तो है, तुम इस तरह की बात मुझसे इस तरह कर रही हो, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो मैगी? एक हल्की सी स्माइल के साथ कार्तिक ने मैगी से कहा। ये बात सुनकर मैगी के गाल जो थोड़े से लाल थे वो और भी ज़्यादा लाल हो गए। इस बात पर मैगी ने पलट के कहा है, मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ सर, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं।
मैं अब आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़ गई हूँ। बस 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 करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे इन लड़कों को सबक सिखाने दो, ठीक है? कार्तिक ने मैगी की बात को काटते हुए कहा। मैगी और कार्तिक कितने समय से साथ में थे, पर ऐसा उन दोनों के साथ कभी नहीं हुआ था। इस समय वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, बस उनको बस देखे जा रहे थे और उन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई उन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। अब वो अपनी बातें किए जा रहे हैं। अभी इनकी बातें हो रही थी कि तभी पीछे से अचानक आवाज आती है, कभी ये पार्टी खत्म होगी, हम मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, ये लड़की मुझे मेरे साथ चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ इंतजाम करो कि ये पार्टी जल्दी खत्म हो जाए। आनंद की इस तरह की बातें सुनकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहां आनंद अभी साशा के बारे में इतना ख्याल बना रहा था कि तभी उसने देखा स्टेज पर एक और लड़की अपना पूरा डांस ग्रुप लेकर आ गई। लड़की और कोई नहीं, राधिका थी, जिस पर एस यूजुअल आनंद ने फिर से कहा कि मुझे ये भी चाहिए, साशा और राधिका मुझे अब दोनों चाहिए। ये लड़की है कौन? शायद ये डांस ग्रुप की लीडर है। अच्छा तो इसके बारे में पता करो ना, यहाँ पे बैठकर इंतजार किस चीज का कर रहे हो? आनंद ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ सर, अभी पता करता हूँ। दोस्त कह लो या फिर उसका ध्यान रखने के लिए कुछ सबोर्डिनेट। कहीं न कहीं इनका ये भी मानना था कि हमारा ये मालिक आनंद कितनी बिगड़ी हुई औलाद है, कितना लीचड़ है, ये मतलब कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। एक साथ दो दो लड़कियां, अगर पैसों का कोई सवाल नहीं होता ना तो इसकी नौकरी हम कब तक छोड़ चुके होते हैं। पर खैर कोई बात नहीं, जाने दो इसे। मैं इसके बारे में पता करता हूँ सर, इसका नाम राधिका है, मैंने अभी गूगल पे सर्च करा। ओह, राधिका नाम इतना भी बुरा नहीं है, आनंद के साथ राधिका तो जाएगा ही। सर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हम वैसे आपको एक गाड़ी गिफ्ट में मिली थी, आपके डैड ने दी थी, अगर आपको याद हो वो अभी भी गैराज में रखी हुई है। अगर आपको शो ऑफ करना है तो ये मौका अच्छा रहेगा। डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब लोग वहां से जाने लगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए, यहां आनंद और उसकी टीम लकड़ियों के पीछे जा कर के वहां छुप गए और वहां खड़े होकर साशा और राधिका का इंतजार करने लगे कि कब वो आएगी और उन्हें उठाकर हम उस गाड़ी में डाल देंगे और उन्हें इस जगह से दूर ले जाएंगे जहां पर मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। आनंद की इस तरह की बातें सुनकर उनके जीतने भी खड़े दोस्त, ये कह लो सब ऑर्डिनेट्स थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें कहना था, हम इसके साथ यहाँ टाइम वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं, पर क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम यहाँ छुपे हुए हैं। जब वो लोग इतना सब सोच रहे थे कि तभी वो देखते हैं कोई दो लोग उनकी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए हैं और अनंत से पूछते हैं कि किसका इंतजार हो रहा है यहाँ? लोग हम आ गए, पर उनका चेहरा ढका हुआ है, जिसमें आनंद ने गुस्से में कहता है, कौन हो तुम और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। इतने गुस्से में आनंद ने उन दोनों को कहा। वो तो खैर जाने दो कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे है। बात यह है कि हमने सुना तुम यहाँ पर किसी दो लड़कियों के साथ खेलने की प्लानिंग बना रहे हो। कार्तिक ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही कर लो, हम भी इतने बुरे हैं नहीं। जिस पे आनंद ने आखिर बड़ी करते हुए पूछा कि तुम हो कौन, तुम इन सब के बारे में कैसे पता? हमें इन सब के बारे में कैसे पता, ये तो तुम अपने आप से ही पूछ लो। इवेंट में बैठे पीछे पूरी प्लानिंग तो तुम्हारी ही चल रही थी, कब किसको उठाना, किस तरह उठाना है, कहाँ शो ऑफ करना हो और पता नहीं क्या क्या। कार्तिक ने हल्का सा मजाक बनाते हुए आनंद से कहा, मैं तुम्हें बड़े प्यार से कह रहा हूँ यहाँ से चले जाऊँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरे काम के बीच में टांग मत लड़ाओ, ठीक है? अदरवाइज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अगली बार से किसी के काम में टांग नहीं उड़ाओगे। आनंद ने बहुत गुस्से में बोला, जिसमें कार्तिक का कहना था, तुम मुझे सबक सिखाओगे? इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम एक फ्रेशर हो और इस बात का ख्याल तुम्हें होना चाहिए, और इस कॉलेज में इतनी आसानी से तुम किसी के भी हाथ नहीं उठा सकते और न ही इस तरह से यहाँ की लड़कियों को उठाकर अपने साथ अपनी मस्ती के लिए ले जा सकते हो।
कार्तिक उस समय बहुत गुस्से में था और बार बार बस आनंद को ये समझा रहा था कि वह पीछे हट जाएं, पर क्योंकि आनंद को इस बात का घमंड था कि वो एक बहुत बड़े अमीर खानदान से हैं, तो आनंद भी कह रहा था कि बीच में मत पड़ो, जिस पे कार्तिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आनंद ये नहीं जानता था कि वो कार्तिक और मैगी हैं। उनके सबॉर्डिनेट ने बोला, सर ये तो मेरे को कोई लड़की लग रही है। तो आनंद ने कहा, तो इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? तुम लोग, मैं कोई ऑर्डर दूंगा तब तुम उसे पूरा करोगे। जाओ और उसे जा करके पकड़ो, और इस लड़की, कभी उन्हें लड़कियों में एक गिन लेना। कि तभी 2-3 लोग उस लड़की को पकड़ने गए, पर मैगी को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था सबके लिए। वो वहां पहुंचे और जब मैगी को पकड़ने की कोशिश करी तो हार मान के वो वापस आ गए। उनका कहना था, सर वो साधारण लड़की नहीं है, उसके फिगर पर मत जाना, दिखती वो अच्छी है पर वो कुछ और है। अपने सर के सामने अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में उसके सबॉर्डिनेट मैगी को मारने तक गए, पर 5 ही मिनट में वो सब के सब जमीन पर ढेर हो गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक लड़की के हाथों को इस तरह से मार खा लेंगे। जिसमें आनंद कुछ ज्यादा शौक था, और आनंद का कहना था, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पक्का इसके बाद कुछ नहीं करूँगा और इस कॉलेज की लड़कियों की तरफ देखूँगा भी नहीं। सर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना सर, प्लीज़ सर। इससे पहले आनंद आके कुछ कर पाता, कार्तिक ने बहुत गुस्से में एक ईंट उठाई और आनंद के सिर पर दे मारी, जिसके चलते आनंद वहां पर बेहोश हो गया। कार्तिक ने ईंट फेंकी और हाथ झाड़ से कहा कि सशा और राधिका इस कंपनी की बैकबोन है और उनको हाथ लगाना इतना भी आसान नहीं है, तो तुम इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे हाथों में तो ना अभी भी खुजली हो रही है, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। तो अब आपका क्या इरादा है सर, आपको यहाँ पर और भी किसी को मारना है? मैगी ने सरकास्टिक वे में कहा। नहीं, मारना तो नहीं है, पर खैर छोड़ो सर, मिस शाशा के साथ उनके बॉडीगार्ड थे, आपको पर्सनली एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है ना ये आपके लिए ठीक नहीं है, अगर वो पलट के आपके साथ कुछ कर देते हैं तो? चुप, एकदम शांत, मैं ठीक हूँ, कार्तिक ने बड़े ही प्यार से मैगी से कहा। और तो और साशा के साथ उन्होंने एक स्पेशल गाड़ी भी भेज दी ताकि उसको घर पहुंचने में कोई भी दिक्कत ना आए, और मैगी से कहा कि तुम जाओ बाहर जाकर के गेट पर खड़े हो और गाड़ी का इंतजाम करो, मैं वहां 5 मिनट में पहुंचता हूं। पर सर, पर कुछ नहीं मैगी, मैं कुछ ऑर्डर दे रहा हूं, उसे जाओ पूरा करो, वहां जाके इंतजार करो, मैं अभी 5 मिनट में वहां पर आ रहा। ठीक है। कहीं ना कहीं मैगी को पता था कि अब यहाँ पर कोई भी कुछ कार्तिक का नहीं बिगाड़ सकता, तो वह चुपचाप कार्तिक ऑर्डर मान गए वहां से चली गई। और इधर कार्तिक ने जमीन पर पड़े सभी लोग, आनंद और उसके सबॉर्डिनेट के कपड़े उतारकर उन्हें वहां पर बिना कपड़ों के छोड़ दिया, उनको एक सबक सिखाने के लिए, और चुपचाप वहां से चला गया। सुबह होते ही स्कूल के फॉर्म पे, न्यूज़ पे और ना जाने कितनी ऐसी जगहों पर सिर्फ ये बातें बन रही थी कि जंगल में एक मेल ग्रुप बिना कपड़ों के पाया गया है। जिसको सुनकर फ्रेशर्स, सीनियर टीचर्स, हर कोई कुछ ना कुछ बातें बना रहा था। चलो मान भी लिया लड़की के साथ हो तो तब भी समझ आता, लड़कों का ग्रुप, वो भी बिना कपड़ों के, आखिर इनके कपड़े गए कहाँ? और पता नहीं कितने सारे सवाल लोगों के मन में अब गूंज रहे थे। साशा से ही नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज में मौजूद किसी भी लड़के से ही इस तरह की बदतमीजी आने वाले समय में ना हो, इसका ध्यान रखते हुए कार्तिक ने आनंद और उसके दोस्तों को सबक सिखाया, यहाँ तक कि उन्हें बीच जंगल में बिना कपड़ों के भी छोड़ दिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही ये खबर अखबार में, यहाँ तक कि कॉलेज के फॉर्म में और हर जगह पर छप गई कि जंगल में 5 लड़के बिना कपड़ों के पाए गए हैं, और ना जाने कितनी ऐसी बातें बनने लग गई। आखिर जंगल में इन लोगों को जानने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसी वजह हो गई कि ये लोग जंगल में पहुंचे, वो भी कोई लड़की नहीं, 5 लड़के? ऐसा लग रहा था मानो 5 लड़के एक जंगल में बिना कपड़ों के, एक हेडलाइन बन गई हो। स्कूल की वेबसाइट पर तो जैसे तूफान आ गया हो। कुछ लोगों ने तो ये तक कर दिया था कि आनंद और उसके दोस्तों की इस तरह की तस्वीरें खींचकर उसके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। पर यह था कि वहां पर उसने हाइड कर दिया गया था या पिक्चर्स ब्लर कर दी गई थी।
पर इन सब का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में आनंद का जो सपना था कॉलेज में फेमस होने का वो पूरा हो गया। पर आनंद ने कभी भी यही सोचा नहीं था कि उसका सपना है इस तरीके से पूरा होगा। अब आनंद को उस कॉलेज में हर कोई जानता था, यहाँ तक कि सबका बस यही मानना था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि 5 लड़के एक जंगल में एक कर क्या रहे थे इतनी रात में, जहां पूरे शहर में आनंद और उसके दोस्तों को लेकर इतना हलचल मच रहा था। वहीं आनंद और उसके दोस्त भी जंगल में लकड़ियों के बीच में इस तरह पड़े हुए थे और उन्हें होश भी नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। आनंद की आंख तभी अचानक खुलती है, वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ में दिखाया गया था लोगों ने वो लोकेशन ट्रैक करके वहां पर पहुंच गया और ऐसे तमाशा देख रहे थे जिससे उनको बड़ी खुशी हो रही हो कि वहां क्या हो रहा है। जिसमें आनंद का कहना था अपने सबॉर्डिनेट से कि तुम लोग जग क्यों नहीं रहे हो, जाओ और जाकर मेरे कपड़ों का इंतजाम करो। उसके सब ऑर्डिनेट्स का कहना था कि सर यहाँ पर कहीं पे भी कपड़े नहीं हैं। कार्तिक ने कपड़े इसी तरह इतनी ऊंचाई पर पेड़ पर टांगे थे कि उसे उठाने के लिए भी उन लोगों को जमीन से उठना पड़ेगा, जो कि इतनी भीड़ में पॉसिबल नहीं था। सर, आप कह तो रहे हैं कि इस पेड़ पर चढ़ जाओ, लेकिन बारिश और मौसम खराब होने की वजह से ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा गीला है और इस पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हम इस तरीके से यहाँ पर नहीं चढ़ सकते हैं और कपड़े जहाँ देखा जाए तो वो बहुत ऊंचाई पर टंगे हुए हैं, एक सबॉर्डिनेट ने आनंद से कहा। अपनी इस हरकत को देख कार्तिक ऑफिस में बैठे बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसका कहना था, वैसे काम तो मैंने बहुत अच्छा करा है, उन लोगों को ऐसा सबक मिलना भी चाहिए था। कि तभी वहां मैगी आती है और देखती है और पूछती है, सर आप हंस क्यों रहे हैं? कि तभी उसकी नज़र उस लैपटॉप पे बढ़ती है जहां पे इस तरह की तस्वीरें अपलोड हो रखी थी, तो बड़ी सी आंखें करके चौंक करके कार्तिक को देखती है और कहती है, यही एक वजह तो नहीं थी कि आपने मुझे कल रात को जाने के लिए कहा? तुम सही समझ हो, यही एक वजह थी, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। कैसा लग रहा है तुम्हें देख के? ये लोग तो एक ही रात में फेमस हो गए, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये बात सच है, पर सर, क्या इन सब के बाद वो कॉलेज को कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या कॉलेज उन्हें वापस फिर से कॉलेज में आने देगा या फिर उन्हें कॉलेज से निकाल देंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद से कॉलेज न छोड़ें, पर क्या पता कॉलेज वालों ने कुछ अलग डिसीजन ले लिया तो? मैगी ने सवाल करते हुए कार्तिक से पूछा। जहां ऑफिस में कार्तिक और मैगी की ये बात चल रही थी, वही स्टूडेंट काउंसिल में मौजूद हर एक व्यक्ति बस आपस में ये बात कर रहा था कि अब इन लोगों को कॉलेज में लेना चाहिए या नहीं। की तभी भीड़ में से एक बोलता है, साशा, तुम यहाँ की प्रेसिडेंट हो, तो तुम बताओ तुम्हारे स्टूडेंट्स मैटर क्या फाइनल करता है? क्या इन्हें यहाँ से निकालना चाहिए या नहीं, या कोई और डिसीजन लेना चाहिए? तुम्हारा क्या मानना है? इससे पहले साशा कुछ अपना डिसीजन बता पाती कि उसके पास एक कॉल आता है। वह कॉल देखकर वो थोड़ा झटके में चली जाती है कि इस समय कई कंपनी में कुछ हो तो नहीं गया। वो बोलती है, 1 मिनट, बस मुझे ये कॉल उठाने दीजिए। वो कॉल उठाते हैं, पूछते हैं, कार्तिक सर सब ठीक है ना? कंपनी में कुछ हुआ तो नहीं है? अगर हुआ है तो बता दीजिए, मैं आ जाती हूँ। वैसे मैं कॉलेज की मीटिंग में बैठी हुई थी। तभी कार्तिक पलट के कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक है यहाँ। मैंने तो बस इसलिए कॉल किया कि अभी स्टूडेंट काउंसिल में क्या बात चल रही है, क्या वो लोग आनंद और ग्रुप को कॉलेज से निकालेंगे या नहीं? साशा कहती है, आपको कैसे पता है सर? क्या ये सब आपने किया? साशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में बात क्या है और कार्तिक का इस पूरे मटर से इन्वॉल्व होने का असली वजह क्या है। तो साशा ने फिर से पूछा, अब मेरे को बताएंगे कि बात क्या है? आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या हुआ था कि आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा? जिस पर कार्तिक ने साशा को पूरी बात एक्सप्लेन करी कि असल में क्या क्या हुआ था और क्या क्या करने की कोशिश आनंद करना चाहता था उसके साथ, और यहाँ तक कि राधिका के साथ, तो ऐसा आगे किसी के साथ ना हो, इसीलिए उसने इस तरह का बर्ताव आनंद के साथ किया। क्या ये बात सच है कि वो मुझ पर ट्री करना चाहता था? कार्तिक, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मतलब ये क्या तरीका था?
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये अभी फ्रेशर्स हैं और इनकी हिम्मत तो देखो, ये प्रेसिडेंट काउंसिल पर आकर के इस तरह ट्राई कर रहे हैं। ये सोचकर साशा का मुंह थोड़ा सा लाल हो गया और उसके मन में हल्का सा गुस्सा था, पर जिस तरह कार्तिक ने ये सब हैंडल करा, इस साशा बहुत खुश थी कि चलो किसी ना किसी तरीके से कार्तिक ने ये चीजें अपने आप संभाल लिया को खत्म कर दी। वो एक लंबी कहानी है साशा, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम मुझे बस इतना बताओ क्या बात चल रही है। तो साशा उसमें कहती हैं कि हाँ, कॉलेज से निकालने की बात तो चल रही है, पर तुम बताओ क्या करना चाहिए। जिस पर कार्तिक कुछ ऐसा कहता है कि साशा थोड़ी झटके में चली जाती है कि सच में। तो कार्तिक कहता है हाँ, उनके लिए इतना सबक काफ़ी था, उन्हें इस बार वार्निंग दो और उन्हें छोड़ दो, उन्हें कॉलेज से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर जैसे तुम्हें ठीक लगे, अभी मैं चलती हूँ, मुझे मीटिंग में जाकर के ये आइडिया उन्हें भी देना है। इतना कहकर साशा ने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद मीटिंग में जाने के बाद साशा ने उन्हें ये बताया, हमें इस बार उन्हें छोड़ देना चाहिए और सिर्फ वार्निंग दे करके बात को साइड कर देना चाहिए। साशा की ये बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग इस बात पर सब आग्री हो गए, पर कहीं न कहीं जब आनंद और उसके दोस्त वापस कॉलेज आए तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सिर उठा करके किसी से भी बात कर सके। आनंद का ये कॉलेज छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, हालांकि वो इतने बड़े घर का बच्चा था कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। अगर उसका ट्रांसफ़र भी हो जाए तब भी कोई टेंशन की बात थी नहीं, पर उसके साथ जो थे एक नॉर्मल फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली थे तो उनके लिए ये बात थोड़ी झटके वाली थी। अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो कोई उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगे भी या नहीं। जहां कॉलेज में इतना सब कुछ एक साथ चल रहा था, वहीं कार्तिक अपना थोड़ा मज़ा लेने के बाद अपने काम की तरफ वापस चला गया। कंपनी में सभी लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, उन्हें कोई खबर नहीं थी कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। अमायरा को मन ही मन कार्तिक के प्लान पर बहुत हंसी आ रही थी, पर जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे कार्तिक बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने अमायरा के लिए इतना सब कुछ जो किया था। रही बात सैम और बाकी लोगों से डील करने की, तो अमायरा को कार्तिक का आइडिया इतना भी बुरा नहीं लगा था। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आने के बाद अमायरा ने स्टूडेंट यूनियन को सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें सैम और बाकी लोगों के मामले को शांति से हैंडल करना चाहिए और इनमें से किसी को भी स्कूल से नहीं निकला जाएगा। अमेरा की बात सुनकर रूम में बैठे बाकी लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये एक बड़ी बहस बन गई। एक बहस के बाद बाकी लोग अमायरा के दिए सुझाव पर सहमत हो गए और सभी ने एक साथ ऑफिशियल नोटिस पर साइन कर दिया। सैम नोटिस देखकर बोला, पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या दुखी कि अब भी मैं इस कॉलेज में तो हूँ, पर मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं रही सबके सामने। सैम के साथ रहने वाले लड़कों की हालत तो सैम से भी ज़्यादा बुरी थी। एक तो सब मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और ऊपर से इनका मसीहा या कहूँ बॉस सैम अब खुद अपनी इज्जत इस कॉलेज में बचा रहा था, और अगर उन लोगों को स्कूल से निकाल देते तो शायद उनके लिए किसी और स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता और फिर हंसराज कॉलेज में दाखिला लेना उनके लिए सिर्फ सपना रह जाता। यही सोच सोचकर सभी खुश भी थे और उदास भी। तभी सैम के एक चमचे ने कहा, हमें अब सैम से दूर रहना चाहिए। इसका क्या है, ये बड़े बाप की औलाद है जो जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन ले सकता है, पर हमारा तो ऐसा कोई चांस भी नहीं है। सैम दूर खड़े ये सारी बात सुन रहा था। उसने अपने मन में कहा, आखिर उसका दोस्त सही ही तो कह रहा था कि वो जहाँ चाहे एडमिशन ले सकता है, पर एक बात तो सिर्फ वो ही जानता था कि अगर उसके घर पर ये बात पता चली तो पता नहीं उसके माँ बाप उसका क्या हाल करेंगे, शायद उसे जिंदा भी ना छोड़े। पर कोई था जो सैम और उसके बंदों की ऐसी हालत देखकर खुश था, वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था, जिसे ये सब देखकर मजा आ रहा था। दूसरी तरफ कंपनी में बहुत कुछ काम चल रहा था। राधिका और बाकी सिंगर्स ने सारी परफॉर्मेंस अच्छे से कर ली थी और सब अब बाहर जा रहे थे लाइव शूटिंग के लिए। इधर कंपनी में कियारा पैम्पलेट्स लेकर कार्तिक के केबिन में आए। उस वक्त कार्तिक अपने लैपटॉप में कुछ जरूरी काम कर रहा था। कियारा, मिस्टर कार्तिक, मेरे पास कुछ सेलेक्टेड कॉस्ट्यूम और प्रॉम्प्ट्स हैं, आप एक बार देख ले कि ये सही है या नहीं। कार्तिक ने एक नज़र उन कपड़ों पर डाली और फिर एक गहरी लंबी सांस लेकर बोला,
क्या आपने डायरेक्टर अथर्व और मिस्टर प्रियंक से बात की? कियारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जी सर, मिस्टर प्रियंक और डायरेक्टर अथर्व ने ही इन्हें फाइनल किया है। कार्तिक ने अपनी नज़रें उठाकर कियारा की तरफ देखा और कहा, मिस कियारा, आप इस फील्ड में एक प्रोफेशनल हैं और आपको इन सब के बारे में मुझसे पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कार्तिक ने कभी भी अपने कंपनी के मामलों में दखल नहीं दिया था क्योंकि उसका मानना था कि कंपनी में हर काम करने के लिए प्रोफेशनल हैं। इसीलिए उसने कभी भी किसी को भी उसका काम समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और उसका मानना था कि अगर उसे ही ये करना पड़े तो फिर उसे छोड़कर इस कंपनी में किसी की ज़रूरत नहीं होगा। कार्तिक को शांत देखकर कियारा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, ओके सर, मैं अभी सब काम फाइनल करती हूँ। इतना कहकर कियारा वापस बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी कार्तिक की आवाज़ कियारा के कानों में पड़ी। मिस कियारा, एक मिनट। कियारा ने मुड़कर देखा जहां कार्तिक उसे ही देख रहा था। कियारा की आंखें अचानक ही कार्तिक से जा मिली और कियारा अचानक ही कार्तिक की आंखों में खो गई। तभी कियारा के कानों में एक परवाह से भरी आवाज़ पड़ी, ये सब क्या है कियारा? कार्तिक के ऐसे शब्द सुनकर कियारा थोड़ा डर गई। उसे लगा कि उसने शायद कोई काम गलत तरीके से किया है जिसकी वजह से कियारा थोड़ा डर गई क्योंकि उसने पहली बार कार्तिक के ऐसे शब्द सुने थे। तभी कियारा के कानों में एक बार और कार्तिक की आवाज़ सुनी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले कुछ समय से बिल्कुल आराम नहीं कर रही है। और क्या ज़रूरत है सब कुछ अपने आप करने की? आप डायरेक्टर हैं और आपके नीचे बहुत लोग काम करते हैं, आप उन्हें कह सकती है इन छोटे मोटे काम के लिए। कार्तिक की बात सुनकर कियारा के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उससे उसके बारे में पूछ रहे हैं और उससे उसका ख्याल रखने के लिए कह रहे थे। यही सब सोचकर कियारा के चेहरे पर खुशी आ गई। तभी कार्तिक ने एक बार फिर कहा, आपकी आंखों के नीचे मुझे डार्क सर्किल दिख रहे हैं, मुझे लगता है आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। डार्क सर्किल का नाम सुनते ही कियारा के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए और वो डर गई और उसने अपने मन में कहा, मुझे जल्दी से अपना मेकअप करना होगा वरना कार्तिक सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कियारा ये सोच ही रही थी तभी कार्तिक अपनी चेयर से खड़े होकर कियारा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। कार्तिक को अपनी तरफ आता देख कियारा थोड़ा घबरा गई और उसका दिल जोर जोर से धधकने लगा। तभी कार्तिक उससे कुछ कदम की दूरी पर ही रुक गया और अपनी टेबल का सहारा लेते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपको अपने प्रेसिडेंट होने का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप क्लोथिंग क्लब स्कूल की प्रेसिडेंट है, अगर आप चाहे तो अपनी स्कूल के बेस्ट टैलेंट को हमारी कंपनी में मौका दे सकती है। कार्तिक की इतनी अच्छी सोच देखकर कियारा एक बार के लिए कार्तिक को निहारती ही रह गई। पर जल्दी ही कियारा अपने ख्यालों से बाहर आई और जी सर कहकर वहां से निकल गई। कार्तिक बस उसे बाहर जाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की है तो सच में बहुत काबिल, पर इसे सही से मैनेजमेंट को सीखना होगा ताकि ये और बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। दूसरी तरफ राधिका और उसकी टीम के लोग शो के लिए सारी जरूरी तैयारियां करके हंसराज कॉलेज से पहले उस शहर में घूमने निकल गए। किस्मत से कार्तिक ने पहले से ही कुछ गाड़ियां एडवांस में ले रखी थी, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वरना राधिका और बाकी टीम के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। वो शहर इतना खूबसूरत था कि उनकी पहाड़ियाँ बसंत ऋतु के टाइम अपने आप लाल हो जाती थी और इसके अलावा वहाँ का सनसेट तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इस जगह को देखकर राधिका और उनकी टीम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि अगर उनके साथ आए हुए गार्ड उनको नहीं रोकते तो उनके लिए फिल्म शूट कर पाना मुश्किल हो जाता। वहाँ उस पहाड़ी पर और भी लोग थे जो सभी उस पहाड़ी की खूबसूरती का मज़ा लेने आए थे। तभी उन लोगों के हाथ में कैमरा देखकर वहाँ आए कुछ लोग बातें करने लगे कि क्या वहाँ कोई फिल्म या सीरियल की शूटिंग हो रही है। वहाँ भीड़ इतनी थी कि लोग अलग अलग तरह के अनुमान लगा रहे थे। तभी भीड़ में खड़े एक और आदमी ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहा कि क्या वहाँ ड्रीम एंजल की जोड़ी है। भगवान, अगर ऐसा है तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है।
उस लड़के की बात सुनकर उसके पास खड़े एक दूसरे लड़के ने अपने हाथ में लिए दूरबीन को अपनी आंखों से लगा लिया और एक्साइटेड होकर बोला, भाई ये तो सच में फैंटेसी एंजल ग्रुप हैं, मैं यहाँ नहीं खड़े रह सकता, मुझे ये सब कुछ एकदम पास से देखना है। उस लड़के की बात सुनकर दूसरा लड़का भी बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में ये बात आग की तरह सब जगह फैल गई और न्यूज़ चैनल वाले भी वहां आ गए। कुछ देर में फिल्म लोकेशन की जगह इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि गार्ड्स के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। इतनी भीड़ संभालता ना देख वहां खड़ा गार्ड कार्तिक के पास आया और उसे इस हालात के बारे में बताया। उस गार्ड की सारी बात सुनकर कार्तिक ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, ओह, एक काम करो, फिल्म शूटिंग की वेन्यू को ठीक से संभालो और बिना वजह के लोगों को अंदर मत आने देना, और हाँ, कोई गलत बिहेव मत करना किसी से भी, कोशिश करना कि सबको ठीक से मैनेज कर लो। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि कार्तिक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी वहां शूटिंग का पता चलेगा और वहां इतनी भीड़ हो जाएगी, पर शुक्र है कि खुशकिस्मती से आज कार्तिक अपने साथ कुछ और ज्यादा गार्ड लेकर आया था, जिससे उस भीड़ को ठीक से संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस गाड़ी में कार्तिक और फिल्म शूटिंग के लोग काम कर रहे थे उसमें 12 से भी ज्यादा लोग थे, इसीलिए उनमें से किसी को भी मैनपावर की कमी की दिक्कत तो नहीं होने वाली थी। बस एक ही टेंशन थी कार्तिक को कि उन्हें एक महीने में 6 गाने शूट करने थे ताकि वे कंपटीशन में भाग ले सके, और इन सब में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि शूटिंग के साथ साथ एडिटिंग और ग्राफिक वगैरह का काम भी उन्हें उसी एक महीने में करना था, और ये सब बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। कार्तिक का ऑर्डर पाकर उसका गार्ड उस भीड़ को संभालने में लग गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भीड़ शूटिंग देखने के लिए इतनी ज्यादा पागल होगी। तभी उनमें से एक फैन ने कहा, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते, हमें उनसे सिर्फ एक ऑटोग्राफ लेना है, सिर्फ हमें अंदर जाने दो। उस फैन की बात सुनकर बाकी लोग जो वह शूटिंग देखने आए थे वे भी जिद करने लगे कि उन्हें एक बार ड्रीम फैंटेसी ग्रुप से मिलने दे, पर गार्ड ने साफ साफ मना कर दिया और वे उन सभी लोगों को शूटिंग की जगह से बाहर की तरफ धकेलने लगे। गार्ड्स के लिए अभी सिर्फ एक ही बात जरूरी थी और वो थी कार्तिक के दिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। दूसरी तरफ कार्तिक ने ऐसा ऑर्डर जानबूझकर दिया था, वो नहीं चाहता था कि फिल्म के आने से पहले कोई भी राधिका और बाकी की टीम के लिए कुछ भी गलत कहे, और फिर कार्तिक नहीं चाहता था कि ऑटोग्राफ या किसी भी ऐसी चीज की वजह से टाइम वेस्ट हो और शूटिंग में और देरी हो। एक कारण ये भी रहा होगा कार्तिक के ऐसे ऑर्डर देने का। दूसरी तरफ डायरेक्टर नवीन कश्यप ने अपने हाथ में माइक लेकर चिल्लाते हुए कहा कि आप सब लोग शांत हो जाए, हमें शांति से हमारा काम करने दीजिए, और फैंटेसी गर्ल्स अभी एक म्यूजिक वीडियो पर काम कर रही है, प्लीज इन्हें डिस्टर्ब ना करे। डायरेक्टर नवीन कश्यप की बात सुनकर कुछ लोग तो शांति से खड़े हो गए और एक जगह खड़े होकर शूटिंग देखने लगे, वही कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जिन्हें कुछ कहना या ना कहना बेकार था, क्योंकि वो अभी भी एक ही बात की जिद कर रहे थे कि उन लोगों को सिर्फ ऑटोग्राफ चाहिए और कुछ नहीं। जब ये लोग बिल्कुल नहीं माने तब डायरेक्टर नवीन कश्यप अपने साथ कुछ गार्ड्स लेकर आए और उन लोगों की तरफ भेज दिया जो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अपने चारों ओर इतने गार्ड देखकर कुछ लोग पीछे हट गए। डायरेक्टर नवीन कश्यप अपने मन में सिर्फ इतना सोचकर परेशान थे कि अगर इनमें से कोई सनकी फैन सच में राधिका और बाकी लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा, अगर इन्होंने राधिका या किसी और सिंगर को कोई चोट पहुंचा दी तो क्या होगा। कार्तिक ने उस पर बहुत विश्वास किया है और वो उसे नहीं तोड़ सकता। इतना समझाने के बाद भी कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं था और लगभग उस बैरियर को तोड़ने ही वाले थे जिसके अंदर की तरफ राधिका और बाकी सिंगर्स काम कर रहे थे। इस सब से परेशान होकर डायरेक्टर नवीन कश्यप ने अपने दांत पिसते हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, मारो इन्हें जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर नवीन कश्यप की बात सुनकर उनके गार्ड्स ने हामी में उनके ऑर्डर को मानते हुए आगे बढ़ने लगे। कार्तिक के सारे गार्ड्स बहुत ही ट्रेंड थे और उन्हें अच्छे से पता था कि कैसे इस तरह की घटनाओं को हैंडल करना है, फिर ये काम तो उनके लिए गाजर मूली काटने के बराबर था।
एकदम से इतने जोश से सारे गार्ड्स को अपनी तरफ आता देख वो लोग बहुत ज्यादा डर गए, जो उस जगह अपने आप को फैन कहकर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे, और सारे के सारे वहां से पीछे हटने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम लोगों से डर जाएंगे? अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।